ब्रांड आनंद करो। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद सपा ने किया परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान। लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करके ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश। अयोध्या भूमि पूजन को लेकर सियासत। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे जफरयाब जिलानी और संभल सांसद शफीकुर रहमान का बयान। कहा पीएम ने देश के संविधान से खिलवाड़ किया। लखनऊ के होटल में मिले प्रेमी प्रेमिका के संदिग्ध हालातों में शव। प्रेमिका की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर की गई हत्या। प्रेमी की फंदे पर लटकता मिला था शव। औरैया में दबंगों के बुलंद हो रहे हौसले। तमंचे के बल पर युवक को धमकाते दिखे 2 दबंग। खबर दिखाने के बाद एबीपी गंगा ने एसपी से कहा जल्द होगी दोनों की गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद राजनीति अब नई करवट लेती दिख रही है। हालांकि पिछले काफी दिन से ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कोशिश में सभी विपक्षी पार्टियां जुटी हैं और बिकरू कांड के बाद तो पहले बसपा और फिर सपा ब्राह्मण वोट बैंक साधने में जुट गए। और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि भगवान परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लखनऊ में लगाएगी। मूर्ति के स्वरूप तय करने के लिए पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा और सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे जयपुर पहुंचे हैं। जल्द ही मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा जिसमें ब्राह्मण समाज के कई नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। तो राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन के बाद अब ब्राह्मण वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें समाजवादी पार्टी ने कदम चल दिया है। और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये जो परशुराम की मूर्ति लगाने की बात की जा रही है, क्या टाइम लिमिट समाजवादी पार्टी ने तय की है? क्या विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तक ये काम हो जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी भी मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी और खास तौर से जो ब्राह्मण वोट बैंक है उस पर उसकी नजर है। यही वजह है कि कुछ समय पहले जो प्रबुद्ध सभा है समाजवादी पार्टी की, उसने ये ऐलान किया कि पूरे प्रदेश में 75 जिलों में परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी। इसके अलावा और जो लोग हैं उनकी भी मूर्ति लगाई जाएगी और साथ ही साथ मतलब ब्राह्मण समाज से आने वाले जो गरीब परिवार, उनके यहाँ बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। उसके लिए अभी कार्यक्रम की तैयारियां लगभग तय हो चुकी है। लेकिन संतोष पांडे जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं लम्बुआ से, और अभिषेक मिश्रा जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, ये भी लंबे समय से एक अभियान चला रहे हैं परशुराम समाज के लोगों को जोड़ने के लिए और उसी नाम से अपना अभियान चला रहे हैं। तो आज ये जयपुर पहुंचे हैं और वहां पर इन्होंने मूर्ति को देखा है। ऑर्डर पहले ही दे दिया था। वो मूर्ति कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 से 20 दिनों के भीतर लखनऊ आ जाएगी और उसको लखनऊ में ही फिलहाल अखिलेश यादव से जब इनकी मुलाकात हुई थी तकरीबन 5 से 7 दिन पहले, तब उसमें चर्चा हुई थी और उन्होंने स्वीकृति भी दी है। तो शायद ये पार्टी दफ्तर में ही मूर्ति लगेगी। बिल्कुल। और अनुभव, सवाल एक और भी है, क्या ये जो ब्राह्मणों को साधने की पॉलिटिक्स शुरू हुई है, फिर चाहे विकास दुबे की एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने तमाम बातें कही, उसके बाद बसपा फिर सपा, SC/ST एक्ट का जब विरोध हो रहा था उस दौर में ये पार्टियां मौन थी और जो परिणाम बदले बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से गए, क्या उन चीजों को समझ गए लोग कि ये एक अच्छी चीज है बनाने वाली? देखिए, राजनीति में तो मौके और माहौल को ही देखा जाता है और अब इस वक्त यही शायद समाजवादी पार्टी को भी, कांग्रेस को भी और अगर हम कहें इवन बीएसपी को भी यही लग रहा है कि अगर ब्राह्मणों को साथ रखते हैं तो शायद 2022 के चुनाव में थोड़ी आसानी होगी। इसीलिए लगातार फोकस केवल कांग्रेस का ही नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी भी अब ब्राह्मणों को रिझाने में जुट गई है और बहुजन समाज पार्टी ने तो अपनी सारी जो भाईचारा कमेटियां थी ब्राह्मण समाज की उसको भंग कर दिया और बिल्कुल। और ये जो मूर्ति वाली सियासत शुरू हुई, देखने वाली बात होगी कि इसका क्या साइड इफेक्ट सियासत में देखने को मिलता है। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन इसे लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के
वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जिस जगह मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ वो हमारे हिसाब से मस्जिद थी, लेकिन कोर्ट के फैसले की वजह से हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे। जफरयाब जिलानी ने कहा कि मंदिर को मस्जिद के जमीन पर बनाए जाने को हम गलत समझते हैं। जफरयाब जिलानी ने भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के शामिल होने को भी असंवैधानिक बता डाला। पहली बात तो यह कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये संवैधानिक पद हैं जो सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, पूरे देश के ये प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं जिनको यकीनन उस मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर बनाने पर आपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो बोल नहीं रहे हैं, मौके पर जाकर रोक नहीं रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पेसिफिकली अपने जजमेंट में लिख चुका है कि 12वीं सदी के बाद से 16वीं सदी तक वहाँ पर न किसी मंदिर के बनाए जाने का कोई उल्लेख है या कोई सबूत है या एसआई की रिपोर्ट में कोई जिक्र है, और न ही किसी मंदिर के तोड़े जाने का कोई एविडेंस है। तो जब कोई मंदिर था ही नहीं 12वीं से 14वीं से, तो किस सदी से किस बात का वो इंतजार कर रहे थे? तो देश को गुमराह किया उन्होंने। और जफरयाब जिलानी ने जहां भूमि पूजन में पीएम और सीएम के शामिल होने को असंवैधानिक बताया, तो समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक कदम और आगे जाते हुए अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दबाव में लिया गया फैसला बता डाला। शफीकुर रहमान बर्क ने सत्ता और हिंदुत्व के बल पर सुप्रीम कोर्ट से दबाव में फैसला लिखवा लिया गया, यह आरोप लगाया। भले ही अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है, लेकिन मुसलमानों की नजर में वो मस्जिद की जगह है, ये बर्क ने कहा है। सुनिए। ये शिलान्यास जो हुआ है ये गैर कानूनी हुआ है और ये सिर्फ हिंदुत्व की बुनियाद पर हिंदुत्व का के नाम से बहरहाल इसको गैर कानूनी तौर से, जबकि इसमें भी जो कुछ भी इन्होंने कार्रवाई की तो अदालत से रंजन गोगोई को इन्होंने वायदा करके और उसको यहाँ वो राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया और उनसे बहरहाल जिन हालात में भी अपनी ताकत के बलबूते पर बहरहाल फैसला असरअंदाज हुआ, जबकि अगर आज़ादाना फैसला होता तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा फैसला आएगा। तो संभल से सपा सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, और कहा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान सब करते हैं उस पर सवाल उठाकर जहर घोलने की साजिश समाज में जारी है। बांदा में बुधवार शाम को हुए युवक और युवती पर जानलेवा हमले में घायल युवती की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मृतक लड़की के गिरफ्तार भाई ने दोनों की हत्या की बात कबूल कर ली है। जानकारी के मुताबिक मटौन थाना क्षेत्र में बीते बुधवार को लड़की के घर वालों ने बेटी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद नाराज परिजनों ने पहले युवक और युवती पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया और उसके बाद दोनों को जिंदा जलाने की कोशिश की। इसमें इलाज के दौरान पहले युवक की मौत हो गई, बाद में लड़की को कानपुर रेफर किया गया था, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। लड़की को जला दी। कौन थी वो तो? बहन थी। अच्छा, क्यों जलाया, क्या वजह थी? लड़का जबरदस्ती घर में घुसा था। अच्छा, कहाँ? हमारे घर में घुसा था। तो क्या पहले भी कुछ परेशान करता था, कुछ कहता था क्या? पहले कहीं कुछ नहीं। पहले कुछ नहीं। कितने लोगों ने जलाया था आपने? 2 है। पहले कैसे जलाया, क्या मारा पीटा भी था क्या? डंडे से मारा। 5 अगस्त 2020 जम्मू कश्मीर में एक नया राजनीतिक बदलाव लेकर आया है। साल भर पुराने केंद्र शासित प्रदेश को मनोज सिन्हा के रूप में नए एलजी मिले हैं। मुर्मू गवर्नर हाउस से एक तरफ दिल्ली के लिए रवाना हुए, वहीं नए एलजी सिन्हा अपना कार्यभार संभालने श्रीनगर पहुंच गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज सिन्हा अब जम्मू और कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए मशहूर मनोज सिन्हा पीएम मोदी और अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। आज सुबह राष्ट्रपति भवन की ओर से मनोज सिन्हा की नियुक्ति का ऐलान किया गया। कल ही 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे 1 साल पूरा हुआ था। इसी बीच बुधवार शाम को अचानक जीसी मुर्मू के इस्तीफे की खबर आई। कौन है मनोज सिन्हा? मनोज सिन्हा का जन्म 1 जुलाई 1959 को यूपी के गाजीपुर जिले के मोहनपुरा गांव में हुआ था। मनोज सिन्हा ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया और वे बीएचयू के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
साल 1989 से 96 के बीच में वे बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रह चुके हैं। मनोज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। वो गाजीपुर से 3 बार सांसद रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। अपने समर्थकों के बीच मनोज सिन्हा विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। साल 2014 में वे प्रचंड मोदी लहर के बीच गाजीपुर लोकसभा से निर्वाचित हुए और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो केंद्र में रेल राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज सिन्हा गाजीपुर के बीएसपी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी से हार गए थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे को कल ही 1 साल पूरा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार की मंशा थी कि वहां किसी ऐसे राजनीतिक शख्स को उपराज्यपाल की जिम्मेदारी दी जाए जो सभी दलों से राजनीतिक संवाद कायम कर सके और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के साथ साथ चुनाव भी संपन्न करा सके। इसलिए केंद्र सरकार ने मनोज सिन्हा जैसे सुलझे हुए साफ सुथरी छवि वाले राजनीतिज्ञ की नियुक्ति की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस वक्त बड़ी खबर मेरठ से है, जहां पर एक महिला की हत्या कर दी गई। ये वारदात मेरठ के परतापुर इलाके की है और हत्या की आरोपी भी एक महिला ही है। बताया जा रहा है कि इलाके के एक मकान में रहने वाली महिला चोरी छिपे सेक्स रैकेट चला रही थी, लेकिन पड़ोस में ही रहने वाली पूनम नाम की एक महिला ने जब सेक्स रैकेट चलाने का विरोध किया तो आरोपी महिला ने अपने एक साथी के साथ मिलकर पूनम की हत्या कर दी और हत्या को हादसे का रूप देने के लिए शव को छत से नीचे फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपी महिला की एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। तो मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। पड़ोस में ही सेक्स रैकेट चल रहा था जिसका मृतक पूनम ने विरोध किया था, लेकिन अपने एक साथी के साथ मिलकर महिला ने पूनम की हत्या कर दी। एक महिला की मृत्यु हुई है जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 महिलाओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने छत से धक्का दे दिया है। सारे तथ्यों की छानबीन की जा रही है और जैसा आप बता रहे हैं इस तरह की चर्चाएं हैं, इन तथ्यों की भी छानबीन की जा रही है। पुष्टिकारक शख्स पाए जाने पर ही इस दिशा में काम किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह देखा जाएगा, जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बागपत में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह ने नशे के धंधे का विरोध करने वालों पर हमला बोल दिया, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया जबकि 9 लोग पथराव में चोटिल हो गए। क्योंकि मामला 2 समुदाय के लोगों से जुड़ा था, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लेकिन दहशत में आकर पीड़ित परिवार ने पलायन करने का मन बना लिया है और अपने घरों पर मकान बिकाऊ है लिख दिया है। बताया जा रहा है कि नशे का कारोबार करने वाले विशेष संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से अवैध धंधा चल रहा है। वहीं पुलिस अधिकारी अब आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मकानों पे लिख रहा है मकान बिका हुआ है और मकान इसलिए बिका हुआ है कि यहाँ गांजे का व्यापार होता है खुलवा, ना तो कोई रोकता है ना कोई रोक डांट है ना तो। और पुलिस भी आती है, ये कहता है कि भाई हम 20,000 रुपये देगा, पुलिस को भी अब हमारी जेब में है और यहाँ फिर हमें डराते हैं। हमने कई बार भी गांजे की मतलब बंद करवाने की कोशिश करी, इन्होंने हमें डराया धमकाया। ऐसा शिकायत मिली थी यहाँ पे कि वहाँ पे अवैध गांजा जो है बिक्री हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ दबिशें लगातार पुलिस का मूवमेंट बढ़ा है और पुलिस का ने कार्रवाई करी है। कुछ ऐसे लोग जो वहाँ अवैध नशे का कारोबार करते थे तो हो सकता है कि वो लोग निकले वहाँ से। और 9 अगस्त को होने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का छात्र संगठनों से लेकर शिक्षक संगठन तक विरोध हो रहा है। हालांकि परीक्षा के आयोजक लखनऊ यूनिवर्सिटी का कहना है कि कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए खास तैयारी की गई है, इसलिए अभ्यर्थी बिना डरे परीक्षा देने आ सकते हैं। कोरोना काल में लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से 9 अगस्त को प्रस्तावित बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर सूबे में घमासान मचा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को ज्ञापन देकर परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई है। छात्र नेता भी परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। विरोध करने वाले छात्र नेताओं और टीचर्स एसोसिएशन का तर्क है कि कोरोना काल में लाखों अभ्यर्थी और बड़ी संख्या में उनके परिजन भी परीक्षा केंद्र आएंगे। इसके अलावा लाखों की संख्या में टीचर्स और बाकी कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। लखनऊ में तो टीचर्स एसोसिएशन ने परीक्षा की बहिष्कारी की तैयारी कर ली है। इतनी बड़ी संख्या में जब छात्र परीक्षा देंगे तो कहीं ना कहीं इस महामारी के बढ़ने का खतरा भी बढ़ेगा। तो मेरी राज्य सरकार से अपील है कि जब तक कोरोना जैसी महामारी
कम नहीं हो जाती या ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक बड़ी संख्या में जो प्रवेश परीक्षाएं हैं और जो इस तरह की परीक्षाएं हैं उनको स्थगित करना चाहिए। अगर मेरी सरकार से मांग है, सरकार हठधर्मिता छोड़ दे, वरना शिक्षक भी मजबूर होकर के सड़कों पर उतर आएगा और हम सब परीक्षाएं न कराएंगे, इसके लिए भी निर्णय ले सकते हैं। इस बार बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 4,31,904 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनके लिए 73 जिलों में 1089 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं परीक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि कोरोना काल को देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों को अलग से सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनर के जरिए बजट दिया गया है। हर केंद्र पर हॉल और फर्नीचर सैनिटाइज होगा, साथ ही सैनिटाइजर और हैंड वॉश की पूरी व्यवस्था होगी। केंद्र पर सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वहीं अभ्यर्थी हो या कक्ष निरीक्षक, सभी को इंफ्रारेड थर्मामीटर की जांच होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर उनकी क्षमता से आधे अभ्यर्थी आवंटित किए जाएंगे। हर केंद्र पर थंब इंप्रेशन के लिए डिस्पोजेबल इंक स्ट्रिप की व्यवस्था की गई है। 9 अगस्त को रविवार होने की वजह से लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद सार्वजनिक वाहन चलते रहेंगे। मुझे लगता है ये जो उनकी आशंका है वो पिछले साल जो व्यवस्था हुआ करती थी उसको देखकर है, क्योंकि पिछले साल तक ये परीक्षाएं केवल 14-15 केंद्रों में हुआ करती थी और पूरे प्रदेश से सारे बच्चों को, महिलाओं को भी, सबको उन केंद्रों पर जाकर इम्तिहान देना होता था। पर इस बार हमने 73 पूरे प्रदेश में 73 जिलों में ये परीक्षा फैला दी है और महिला कैंडिडेट को एक भी महिला कैंडिडेट नहीं है जिसको अपने शहर में परीक्षा केंद्र न मिला हो। तो मुझे लगता है जब अपने ही उसमें होंगे तो ये जो जब दूसरे शहर से आती हैं, नए शहर में जाते हैं, तो अभिभावकों को ले जाना या साथ में ये सब होता है, अपने ही शहर में होगा तो मुझे नहीं लगता कि उनको अब किसी अभिभावकों की उतनी आवश्यकता होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि आयोजक विश्वविद्यालय है इस परीक्षा का, वहां पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर के लिए यहां से जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनिवर्सिटी के वो भेजे जा रहे हैं, इस समय यहां से रवाना हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अब जो टीचर्स एसोसिएशन है इस परीक्षा को लेकर विरोध भी कर रही हैं। उनका कहना है कि 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में जो पंजीकृत। इसके अलावा बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के साथ उनके अभिभावक भी आते हैं, प्रशासनिक अमला, शिक्षक, पुलिस, इन सब की ड्यूटी लगेगी। तो लाखों लोग इस परीक्षा से जुड़े हैं। कोरोना काल में इस परीक्षा को नहीं कराया जाना चाहिए। बहरहाल परीक्षा की तारीख तय है, तो इसलिए सिर्फ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कोरोना काल में कैसे बेहतर से बेहतर व्यवस्था और कैसे सब कुछ सुरक्षित और आसान तरीके से हो सके। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अगली खबर आगरा की है, जहां पर डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल का निधन हो गया। फरीदाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद के चलते डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल ने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। हालत नाजुक होने पर डॉक्टर दीप्ति को फरीदाबाद के अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन इलाज